सो सेकेंड लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, GOC2 मतलब GOC1 का पहला पार्ट आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया, बेसिक्स अबाउट होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोटिक बॉन्ड क्लीवेज और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। अब जो अभी हम लोग शुरू करने वाले उसमें सॉल्वेंट, उसके क्लासिफिकेशन करेंगे। सॉल्वेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एंड देन उसके बाद रिएजेंट क्या है, कितने टाइप का होता है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये सॉल्वेंट सबने पढ़ा होगा, सॉल्यूशन देखे हो ना, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और हमें यही सॉल्वेंट पढ़ना है। तो अगर हम सॉल्वेंट का फॉर्मूला लिखें तो सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, यही ना। मतलब कि पूरे सॉल्यूशन का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट है। हमने ये भी जानते हैं कि कोई सॉल्यूशन जब बनता है तो सॉल्वेंट एक्सेस में होता है कि सॉल्यूट, ऑलवेज सॉल्वेंट है ना। तो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन का वह पार्ट जो एक्सेस में होता है और सॉल्यूट को डिजोल्व करता है, वही क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इज नथिंग, इट इज द एक्सेस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजोल्व सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, है ना। सो किसी भी सॉल्यूशन का वो एक्सेस पार्ट होता है, इट इज नथिंग बट एक्सेस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच डिजोल्व, क्या डिजोल्व करता है, डिजोल्व सॉल्यूट। यहां पे सॉल्यूट डिजोल्व करेगा, सॉल्यूट टू फॉर्म सॉल्यूशन, बस इतनी सी बात है, यही सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट का जो प्राइमरी वर्क है वो क्या है, सॉल्यूट को डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाने का काम सॉल्वेंट का होता है। तो हम किसी भी सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो सॉल्यूशन है तो उसका मतलब पक्का पक्का उसमें क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नहीं होगा तो सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता है ना। तो अब हमें पढ़ना कितने टाइप के, कितने टाइप का सॉल्वेंट हो सकते हैं ना, आइए देखते हैं, क्लासिफाई करो। बच्चों वीडियो को लाइक कर दो एक बार सभी लोग, जो बच्चे नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो एक बार शेयर कर दिया करिए आप लोग, फिर आराम से पढ़ा करिए। तो अब मैं आगे चलने वाला हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट करना है, ठीक है ना। जैसे अगर तुमसे ये भी पूछ लूँ मैं कि फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, फिर क्लासिफिकेशन करा। जैसे मान लो कोई हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो भैया सॉल्वेंट का कुछ तो काम होगा ना, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा पार्ट है सॉल्वेंट का फंक्शन बताइए, किसी भी रिएक्शन में सॉल्वेंट का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, हम क्यों यूज ही कर रहे हैं, न यूज करते तो काम ना होता। आप लोग के हिसाब से क्या फंक्शन होना चाहिए, जो आपको समझ में आए आप लोग बता सकते हैं। देखो जैसे हो है क्या, कभी कभी जरूरी नहीं है कि हमारे जो सॉल्यूट है, जैसे सबस्ट्रेट और रिएजेंट हमारा था रिएक्शन कर रहा, हो सकता है दोनों सॉलिड सॉलिड हो, सॉलिड के बीच में रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, एक सॉलिड हो एक गैस हो, दोनों कभी आपस में रिएक्शन करेंगे ही नहीं। बट अगर सॉलिड को भी सॉल्यूशन में डाल दो, सॉल्वेंट में, गैस को भी सॉल्वेंट में डाल दो, दोनों डिजोल्व हो जाएंगे, अब दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन कर सकते हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या है कि सॉल्वेंट सॉल्यूट को ऐसे फेज में लाता है जहां से रिएक्शन कर सके। तो कह सकते हो ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों को सेम फेज में लाता है, या तो दोनों को सॉलिड होगा तो दोनों लिक्विड हो जाएंगे, एक सॉलिड गैस होगा तो भी दोनों लिक्विड फेज में आ जाएंगे। तो पहला फंक्शन क्या सॉल्वेंट का, इट ब्रिंग्स किसको, सॉल्यूट को। यहां पे सॉल्यूट क्या हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, यही तो है, प्लस रिएजेंट दोनों को इन होमोजेनियस फेज या सेम फेज में लाता है। दोनों अगर अलग अलग फेज में होंगे तब कहां आ गए, सेम फेज में। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका वर्क क्या होगा, अगर रिएक्शन में कोई एनायन या कैटायन बना होगा
तो उसको या तो स्टेबलाइज करेगा या तो डिस्टेबलाइज। भाई कभी स्टेबलाइज हो सकता है, कभी डिस्टेबलाइज, दोनों फंक्शन है, हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज का फायदा होगा। सो इट में स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज स्टेबलाइजेज आयंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो आयन होंगे उनको स्टेबलाइज भी कर सकता है और डिस्टेबलाइज। मान लो सॉल्वेंट पर नेट चार्ज पॉजिटिव है और एनायन बना हुआ है, तो एनायन और कैटायन में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे NaCl देखो, NaCl जब डिजोल्व होता है पानी में तो Na+ जो है वो पानी को O- के साथ जुड़ जाता है, और जो Cl- है वो पानी के H+ के साथ जुड़ जाता है। तो सॉल्वेंट उसको क्या करता है, डिजोल्व कर देता है कि नहीं कर देता। तो यहाँ अट्रैक्शन अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन क्या है, ये पोलैरिटी इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीज और डिक्रीज पोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट। जैसे मान लो हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया और कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो उसकी पोलैरिटी को डाउन कर देगा, गिरा देगा, है ना, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोलर मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर बिहेव करेगा। अगर कोई सॉल्वेंट पोलर है और मॉलिक्यूल भी पोलर है तो उसकी पोलैरिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा। सो हमें किस रिएक्शन में किसकी ज़रूरत है, हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे। अगर पोलैरिटी बढ़ानी है तो पोलर का यूज़ करेंगे, घटानी है तो नॉन पोलर का। अभी मैंने देखा ना, आपको दिखाया, रेडिकल बनाना है तो नॉन पोलर डालो, रेडिकल, क्योंकि वहाँ बॉन्ड अगर पोलराइज हुआ तो फिर हेटेरोलिटिकली हो जाएगा, और अगर हेटेरोलिटिक करना है तो पोलर डालो। तो हमें उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का, अब भाई मान लो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, पता नहीं काहे यूज कर रहे हैं, है ना, काहे यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट था तो डाल दी, ऐसा तो नहीं है ना, फंक्शन होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यही इनके फंक्शंस हैं, छापो। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सॉल्वेंट। अब क्लासिफिकेशन अब करेंगे। चला जाए, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। कितने टाइप का सॉल्वेंट जानते हो? सॉल्वेंट दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इन दोनों के बारे में पहले पोलर सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे और नॉन पोलर। सबसे पहले देखो, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ठीक है, दो एटमों के बीच में क्या होगा, En का डिफरेंस होगा। दूसरा, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट, तभी पोलर होगा। यहाँ क्या होगा, En डिफरेंस 0 होगा, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस 0। और म्यू क्या होगा, डाइपोल मोमेंट शुड आल्सो बी 0। तो अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। जैसे बेंजीन का भी बताया ना, 0 होता है, CCl4 का 0 होता है, टॉलुइन का 0 हो जाएगा, या बहुत कम होगा जो नेग्लिजिबल के बराबर होगा। सो इनके एग्जाम्पल तो हम लोग पहले लिख चुके थे, लिख ही लेते हैं। इनमें एग्जाम्पल में क्या क्या था, C6H6 बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, और कार्बन डाई सल्फाइड हो गया, N हेक्सेन हो गया, टॉलुइन हो गया, जाइलीन हो गया। जाइलीन क्या होता है, बेंजीन पे 2 मेथाइल लगा होता है, ठीक,
अगर आर्थो पे मेथिल लगा दोनों तो आर्थोजाइलिन, मेटा पे होगा तो मेटाजाइलिन, पैरा पे होगा तो पैराजाइलिन। तो दीज आर द क्लास ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। भाई हमें रिएक्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा ना हमें किसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत होगी हम उसको चिपका देंगे यहाँ। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट वो है और ये क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट। अब जो पोलर सॉल्वेंट है ये दो टाइप के हैं। कौन कौन सा टाइप है? एक है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फर्स्ट वन इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा क्या है, पोलर एप्रोटिक। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक पोलर प्रोटिक और दूसरा पोलर एप्रोटिक। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन डोनर से होता है, ठीक है ना। अगर हम बोल रहे हैं पोलर प्रोटिक है, इसका मतलब क्या हुआ, वो H+ आयन देगा। जो H+ आयन देगा वो पोलर प्रोटिक और जो नहीं देगा वो पोलर एप्रोटिक। तो फर्स्ट वन इज पोलर प्रोटिक, मीन्स क्या हो गया, इट गिव H+ आयन, इट गिव H+ आयन। और ये कौन से होते हैं, जिनके पास OH या NH फंक्शनल ग्रुप होगा, दोज हैविंग OH या NH ग्रुप, वही H+ दे सकते हैं क्योंकि पोलर बॉन्ड वही होता है। इनमें क्या हो जाएगा, दे डू नॉट गिव H+ आयन, ये H+ आयन नहीं देते हैं। तो जो H+ आयन नहीं देंगे वो किस में चले जाएंगे, किस कैटेगरी में, एप्रोटिक, मतलब जो प्रोटॉन देना नहीं है, ठीक है। अब आइए इनके एग्जाम्पल लेके जाएं, इसको ऊपर कर देना। देखो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, सो इसका एग्जाम्पल है वाटर, वाटर में H+ है, मीथेनॉल, इथेनॉल, कोई और भी अल्कोहल होगा तो ले लेना, सभी अल्कोहल लगभग होते हैं। इसके अलावा फिनॉल, अमोनिया, बस गैस फेज में नहीं, एक्वस फेज में, गैस होगा तो उड़ जाएगा ना, कहाँ मिलेगा उसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे आर H+ डोनर, ठीक। एप्रोटिक में सबके नाम है और स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना सबका, इसमें सबको एक एक 1 by 1 पढ़ना है। सबसे पहला है एसीटोन, वेरी इंपॉर्टेंट, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसीटोन। दूसरा है एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल क्या होता है, CH3Cr, ठीक है। सो एसीटोनाइट्राइल है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब जरा आप बताओ जरा, इसमें पोलैरिटी है कि नहीं है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज, कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज। क्या कार्बन के पास H+ आयन है, नहीं, तो H+ देगा ही नहीं, तो एप्रोटिक हुआ कि नहीं हुआ। इसमें बताओ ये कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। क्या कार्बन के पास पॉजिटिव पार्ट है, प्रोटॉन है उसके पास, तो प्रोटॉन नहीं है तो क्या करेगा वो, H+ देगा, तो क्या हो गया, एप्रोटिक हुआ ना। तीसरा है डाईमेथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड, इसको हम लोग शॉर्टकट में DMF कहते हैं। ये DMF का स्ट्रक्चर है। क्या इसके पास H+ आयन है, नहीं है। H+ OH के पास होता है ना, इसके पास है, पोलर तो है, और DMF के पास क्या नहीं है, H+ आयन। तो ये भी क्या हो गया, पोलर एप्रोटिक हुआ। चौथा देखो, फोर्थ है DMSO, डाई मेथाइल सल्फोक्साइड, दे आर ऑल्सो नोन एज DMSO, DMSO कहा जाता है। अब जब DMSO में बताओ तो H+ आयन है, देख के बताओ, CH3 S डबल बॉन्ड O CH3 है कहीं, नहीं है। पांचवा है ईथर्स, ईथर्स क्या होते हैं, ROR, इनमें भी कोई नहीं होगा। पोलैरिटी तो है बट क्या नहीं है, H+ आयन नहीं है।
इस वजह से सब क्या हो गए, पोलर और एप्रोटिक। अब बोलो समझ में आया सबको, पोलर प्रोटिक पोलर एप्रोटिक में डिफरेंस, दैट्स ऑल अबाउट द सॉल्वेंट। तो ये था पूरा सॉल्वेंट के बारे में क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों ने भी सभी सॉल्वेंट के बारे में जानेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएजेंट के बारे में। डन। सबके एग्जाम्पल याद रखना आप लोग, भूलना नहीं है, भूल गए तो फिर मैटर खराब हो जाएगा सब। बन गया। चलो अब हैंडल लो अटैकिंग एजेंट्स। दूसरा जो हमारा बड़ा टॉपिक हो गया है अटैकिंग रिएजेंट्स, या अटैकिंग स्पीसीज भी कह सकते हो। अटैकिंग एजेंट्स, सो अटैकिंग एजेंट्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे एजेंट या रिएजेंट, दोज रिएजेंट विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट टू फॉर्म रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड अटैकिंग। ये दो टाइप के हैं, कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा पहला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, पहले हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स, और दूसरा क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोफाइल्स। ये दो अटैकिंग स्पीसीज हैं, तो इन दोनों को कंप्लीट क्लासिफाई करेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स। पहला हम लोग क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोफाइल का क्या डेफिनेशन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो हमेशा याद रहे, क्योंकि हर बार हम लोग ये लिखेंगे नहीं। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, रिच स्पीसीज। अब अगर हमने ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन फाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन खुद होगा, जरूरत होगी, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे आर अटैकिंग ऑन न्यूक्लियस साइड, और न्यूक्लियस का साइड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमेशा वहां अटैक करेंगे जहां पे क्या हो, पॉजिटिव पार्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और ये हमेशा वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सो हम लोग पहला हेडिंग लेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स।
पहला हेडिंग ले लो इलेक्ट्रोफाइल्स। चला जा, शुरू करा जाए 1 बाय 1। पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स का। ठीक, तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफाइल्स। चलो जरा बताओ कोई इलेक्ट्रोफाइल के बारे में क्या जानते हो। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो कहाँ पर अटैक करेंगे? सबस्ट्रेट के किस साइड पर? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, कम होगा? पक्की बात? जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो लिखो इलेक्ट्रोफाइल में, लिखो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, these are electron deficient species which attack on electron rich site of substrate, site ना जगह, इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ सबस्ट्रेट। तो पूरे सबस्ट्रेट में जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ये वहीं पर अटैक करना पसंद करेंगे। अब आइए इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, कितने टाइप के हैं। तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल कुछ जानते हो आप लोग? कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कैसे कैसे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं? कई टाइप के हैं, सबको 1 बाय 1 कर। सबसे पहला पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। क्या धरती पर प्रेजेंट सभी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हैं? नहीं, सब नहीं है। जिनका ऑक्टेट नहीं पूरा होगा पॉजिटिव चार्ज होंगे केवल वो। अमोनियम आयन भी पॉजिटिव चार्ज है और उसका ऑक्टेट क्या है? पूरा है। सोडियम आयन भी पॉजिटिव चार्ज है ना, क्या वो इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं। तो सिर्फ वही पॉजिटिव चार्ज जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो। तो पहला 1 बाय 1 2 3 करके लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग डाल लो ए, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। सिर्फ फर्स्ट वन जिसको हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ओनली दोज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। लिखो ओनली दोज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ओनली दोज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैविंग क्या हो? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो सिर्फ वही पॉजिटिव चार्ज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो वही इलेक्ट्रोफाइल होगा, सभी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। तो आइए एग्जांपल्स करके देखते हैं। सबसे पहले H+ इलेक्ट्रोफाइल है। जितने भी हैलोजन है, क्लोरीन प्लस है, ब्रोमीन प्लस है, आयोडीन प्लस, सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। इसके अलावा CH3+ कार्बोकेटन पड़ा है ना, इलेक्ट्रोफाइल है। सो दीज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स।
तो अगर जितने भी धरती पॉजिटिव चार्ज है सबकी हम बात नहीं कर सकते, बट कुछ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, ऐसे ही हो गया ये RCO प्लस, ये एसाइल कार्बोकेटन हो गया, किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सो दिस स्पीसीज आर बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। NO प्लस बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, बना लो। फिर न्यूट्रल पे आएंगे। न्यूट्रल भी हैं स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। बी हो जाएगा हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। तो बता सकता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकता है, उनका क्या नेचर होगा? क्या सभी न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हैं? नहीं, न्यूट्रल हो और ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। कंप्लीट हो गया ऑक्टेट तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा? उसका तो काम ही पूरा हो गया ना। न्यूट्रल हो बट इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, तो लिखो दोज स्पीसीज, दोज न्यूट्रल स्पीसीज, स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? आना चाहिए, नहीं आ रहा तो बड़ी बुरी बात है। अभी कुछ देर पहले पढ़ाए हैं कार्बोकेटायन को छोड़ के और कार्बन आयन को, बाकी 4 तो वहीं हो गए। इसके अलावा जितने भी लेविस एसिड हैं, जैसे BH3 लेविस एसिड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। AlCl3 है ना, BCl3, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कार्बीन, है ना, R2C कार्बीन हो गया, रेडिकल हो गया, RCH2 न्यूट्रल ही तो है, नाइट्रीन जो हो गया RN, है ना। इसके अलावा और भी क्या, जितने भी लेविस एसिड इसमें आ जाएंगे ना, सभी लेविस एसिड ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, है ना। तो बना लो, एल्यूमिनियम का परिवार का पूरा जितना भी ट्राई हैलाइड है सब इलेक्ट्रोफाइल है। BCl3, AlCl3, गैलियम, इसका जर्मेनियम क्लोराइड, सॉरी इसका गैलियम का क्लोराइड हो गया, इंडियम का क्लोराइड हो गया, थैलियम का क्लोराइड हो गया, सब लेविस एसिड है। सबका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। और जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और न्यूट्रल है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। बन गया? ये दूसरा था। तीसरा ये शुरू करा जाए, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल्स। सी हो जाएगा पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल्स। पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। अब समझना ये कि ये कैसे पता चलेगा ना, कैसे पहचानेंगे हम लोग कि पाई बॉन्डेड कौन इलेक्ट्रोफाइल होंगे और कौन न्यूक्लियोफाइल। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल्स, देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जब सेंट्रल एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करेगा, और जब अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या बराबर वाले से जुड़ा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा। तो दोज पाई बॉन्डेड स्पीसीज विच अटैच विथ ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू पाई बॉन्ड आर बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे CO2, सी किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से, थ्रू पाई बॉन्ड, तो ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। SO3 किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से, तब है ना। तो लिखो व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैच विथ high electronegative atom, attached with high electronegative atom through pi bond,
पाई बॉन्ड, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, देखो कौन कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ? कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियोफाइल आता है, इसी कार्बन प्रोटेक्ट करता है और इस पर O- हो जाता है। ऐसे ही क्या हो गया? SO3 सल्फोनेशन जब करोगे बेंजीन का तो ये लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करेगा। ठीक है ना? तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, छाप लो। दीज आर बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। साइनाइड भी CN है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर यहाँ कोई R जुड़ा होगा तो कार्बन क्या बिहेव करेगा? पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट। ऐसे ही ये पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन, नेगेटिव पार्ट, ऐसे ही कार्बन पॉजिटिव पार्ट O, नेगेटिव पार्ट। बना लो, बन गया? नेक्स्ट चलते हैं एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाले। कुछ ऐसे हैं जो अपना ऑक्टेट क्या करते हैं? एक्सपैंड कर लेते हैं। सो C के बाद D हेडिंग डालेंगे, एक्सपैंडेड ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। एक्सपैंडेड ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। एक्सपैंडेड ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे ऐसे होता, कई सारे ऐसे स्पीसीज हैं, ठीक है, जो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जैसे FeCl3 FeCl6 बना सकता है, PCl5 PCl6 में चला जाता है, एक Cl- को लेके, है ना, PCl3 PCl5 में चला जाता है क्योंकि उनके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। सो दोज कंपाउंड्स हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल दे एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। जैसे PCl5 का क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना वैलेंस शेल में, ऑक्टेट के तो 8 ही चाहिए ना, एक्सपैंड किया कि नहीं किया? सो लिखो, दोज स्पीसीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, those species having vacant d orbital having vacant d orbital can expand their octet and behave as इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल करा के दिखा दूँ। जैसे PCl5 है, ठीक है, अगर इसमें Cl- डाल दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PCl6- में। ऑक्टेट एक्सपेंड करेगा कि नहीं कर गया? 5 से 6 में चला गया। ऐसे ही हमारा है SbCl5, अगर इसको HF से रिएक्शन करा दोगे तो ये बन जाएगा SbF6- बन जाएगा। ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। FeCl3 हो जाएगा आपका, है ना, FeCl3 हो गया, Sb हो गया, P हो गया। इसके अलावा आपका कोबाल्ट हो जाएगा, सो कोबाल्ट क्लोराइड। ये सब क्या करते हैं? अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली। और जो अपने ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं वो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं ना, तो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, बाय एक्सपैंडिंग देयर ऑक्टेट। और ऑक्टेट क्यों एक्सपेंड कर पा रहे हैं? बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है वो चाह के भी इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर नहीं शो कर पाएंगे। सो दीज कंपाउंड्स बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। PCl3 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया? एक और है, पांचवा आखिरी टाइप,
नेक्स्ट चले, ए बी सी डी हो गया ना, ई ये वाला है लो लाइंग, मैं लिख दे रहा हूँ, लो लाइंग वैकेंट सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लो लाइंग वैकेंट सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। लो लाइंग मतलब लो एनर्जी वाले, ठीक है। ऐसे स्पीसीज जिनके पास क्या हो, लोअर एनर्जी का वैकेंट सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो, इसमें हैलोजन आते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो लिखो दोज स्पीसीज हैविंग लो एनर्जी, दोज स्पीसीज हैविंग लो एनर्जी vacant sigma star anti bonding molecular orbital behave as electrophile, behave as electrophiles, ठीक है। इनका एग्जाम्पल है आपका क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इनके पास क्या खाली होता है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब आप लोगों को जियोसिस वो शुरू किए थे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो याद है कलर पढ़ाए थे कि हैलोजनों का कलर जो आता है पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से, तो सिग्मा स्टार खाली था ना, उसी में जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। तो जब तुम कराते हो ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, तो ब्रोमीन ही तो डालते हैं, तो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, तो ब्रोमीन क्या बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इनके पास क्या खाली होता है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। समझ में आ गया? 5 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और 5 हम लोगों के सामने आ गए हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है।